गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सभी को। आज क्लास आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे कुछ कोर्स के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, वैकेंसीज अभी 3 बैक टू बैक निकली हैं। पहली वैकेंसी है बीएससी लैब असिस्टेंट की। बीएससी लैब असिस्टेंट वाली, जिसमें केवल 11 पद हैं, ठीक है? 11 पोस्ट थी और ये जो पद निकले थे, ये फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में निकले थे, जिसमें 5 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी और फॉरेंसिक साइंस। क्लियर? तो इसका बैच हमारा रनिंग में है, ठीक है? और मैंने बताया था कि यदि आप टेस्ट सीरीज वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए बोला था मात्र जो कोर्स है वो 99 रुपीज़ का है, ठीक है? इसके बाद सेकंड जो पोस्ट आई थी, अच्छा इसकी लास्ट डेट 18 जुलाई थी, जो कि आपने फॉर्म भर दिए होंगे। इसके बाद दूसरी जो पद आए हैं, वो है एनवायरनमेंट सुपरवाइजर के, ठीक है? तो किसी तरह कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा और जो बच्चे जानते हैं उसको स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एनवायरनमेंट सुपरवाइजर, जिसमें आप जानते हैं 55 पद आए हैं, 53 प्लस 2, ठीक है? मैं ऑलरेडी इन पे डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आपको सब यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक्स आपको देके रखूंगा। एनवायरमेंटल सुपरवाइजर, जिसमें 55 पद हैं, इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई थी। इसके बाद अब न्यू वैकेंसीज और आई हैं, जो कि 107 पद हैं, 107 पोस्ट हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, बीएससी होम साइंस, एजुकेशन, टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। 18 पोस्ट लगभग इसमें मान के चले कि फिजिक्स के 18 है, केमिस्ट्री के 18 है, ऐसी जियोलॉजी, बॉटनी 18 लगभग उसकी पोस्ट है, ठीक है? उसका डिटेल वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, ठीक है? या फिर चैनल पे जाएंगे, ऑलरेडी सबके लिए प्ले लिस्ट हमने बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो 18 पोस्ट है, इसके लिए भी जो है वैकेंसीज आई हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कोर्स क्या क्या है। एनवायरमेंटल सुपरवाइजर, इसके लिए क्योंकि इसमें आपको पीसीएम तैयार करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर पीसीबी तैयार करना है, ठीक है? इसके लिए बता चुका हूँ। सेम देखो यहाँ पे पैटर्न 75-25 है। 75 सब्जेक्ट, जो आप सब्जेक्ट एक चूज करेंगे, 25 जो है मार्क्स का आपका जो है जीएस का पोर्शन रहेगा। जीएस पोर्शन सभी के लिए फ्री है, ऑनलाइन मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है? बट वही है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर देखने हैं, तो उसके लिए आप हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। एनवायरमेंटल सुपरवाइजर, इसके लिए जो बैच चल रहा है, मैंने बताया था फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए ये 349 है। उसके बाद जो बैच है वो 399 का हो जाएगा, ठीक है? काफी बच्चे यहाँ भी एनरोल कर चुके हैं, ठीक? तो इसका भी बैच जल्दी ही शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो बच्चे हमारे इस कोर्स में ऑलरेडी 99 वाले कोर्स में पहले से ही यहाँ पे एनरोल्ड हैं, तो उनके लिए यहाँ फीस में और उनको 50 का डिस्काउंट देना चाहूंगा, क्योंकि वो पहले से ही हमारे कोर्स में जो है सब्स्यूम्ड है, ठीक? तो बच्चों क्यों यहाँ फीस ज्यादा है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। पीसीएम, तो केमिस्ट्री की ज्यादातर जितनी भी चीजें हैं मैं आपको यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है ना? बट समझिए, फिजिक्स और मैथ ऑब्वियस बात है, या फिजिक्स बायोलॉजी, उसके लिए टीचर्स चाहिए होंगे, तो उनको भी पे करना होगा, ऑब्वियस है, ठीक है? तो खैर 349, ठीक? तो 349 में से आप 50 हटा लीजिए, जो पहले से एनरोल्ड है हमारे किसी भी कोर्स में, चाहे वो इस वाले में है, चाहे 107 पोस्ट वाले में है। इसमें मैं बता चुका हूँ, जो बच्चे केमिस्ट्री से प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर द 18 पोस्ट, उनके लिए जो फीस है वो मात्र 299 होगी, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप 3 कोर्स अलग-अलग फीस इसलिए है, मैं इसका भी बता देता हूँ फंडा। यहाँ पे पेपर जो है वो बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पे 100 प्लस 200 मार्क्स का, ठीक है ना? 100 प्लस 200 मार्क्स का, 100 मार्क्स का जीएस है, जीएस मतलब और हमें डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। 200 मार्क्स का केमिस्ट्री है और उसका सिलेबस भी देखना बहुत डीप में है, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा सिलेबस जो है डिफरेंट है, ठीक? तो इसलिए तैयारी भी थोड़ा डिफरेंट माँगता है, ठीक है? तो 299 का जो है कोर्स रहेगा। फिर वही, अगर आप इसमें एनरोल्ड हैं, तो यहाँ पे ₹50 लेस करके दीजिएगा, यहाँ एनरोल्ड है, बट वही आप मुझे एक बार बता दीजिएगा, इसके बारे में ज़रूर बात कीजिएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी और तरह की समस्या है, भई मैं नहीं चाहता किसी का एजुकेशन जो है पैसों की वजह से छूटे, ठीक है? तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बताएँ, गूगल फॉर्म ज़रूर भरें, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे खुद ही बात कर लूँगा, खुद ही आपसे अप्रोच करूँगा। किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है, मॉनेटरी प्रॉब्लम है, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? आई विल हेल्प यू। खैर, आगे पढ़ते हैं, आज से नया टॉपिक, द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था पढ़ेंगे। देखो सिलेबस क्या गिवन है, ये किसका है? ये बीएससी, मैं बात कर रहा हूँ बीएससी लैब असिस्टेंट की, लैब असिस्टेंट की, ठीक है? उसमें सिलेबस में क्या गिवन है? लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी देके छोड़ दिया, बस इतना सा। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी के नियम, इतना लिख के छोड़ दिया। पर क्या पढ़ना है? तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है, तो दैट मीन्स चाहे से क्लास 12th वाले बच्चे जो एनवायरमेंटल सुपरवाइजर देंगे, वो चाहे बीएससी, दोनों में से कोई भी देंगे, तो उनके लिए एक बिल्कुल बेसिक वीडियो रहेगा, तो ये तो सभी देख सकते हैं, ठीक है ना? सॉलिड स्टेट तीनों में ही है, तो कॉमन टॉपिक है, तो तीनों इसको देख सकते हैं, ठीक है?
बट हाँ स्पेसिफिक तैयारी करनी है विद द स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, तो भाई उसके लिए जो है आपको अलग अलग फीस जो है पे करनी पड़ेगी। ठीक है। खैर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड के गुण देखते हैं, ठोस के गुण देखते हैं। देखो हमने ऑलरेडी गैस जब लिक्विड स्टेट पढ़ा था, द्रव्य अवस्था पढ़ा था, तो उसमें आपको ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टीज कंपेयर कराई थी। ठीक है। बट कुछ प्रॉपर्टीज जो कुछ गुण हैं ठोस के, वे हम जनरली से जान लेते हैं, जल्दी से जान लेते हैं। देखो हमारे पास सॉलिड है, ठोस है, तो हम सभी जानते हैं सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। एक मिनट दीजिएगा बस, मैं चेक कर लूं कि वीडियो रिकॉर्ड पे है। यस, द वीडियो इज ऑन रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। तो जो सॉलिड्स हैं इनके पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड हैं और क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, टाइटली पैक्ड हैं और ये क्लोजली पैक्ड हैं, ये देखिए। ठीक है। तो सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड या फिर क्लोजली पैक्ड होंगे, दैट मींस उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतः आणविक आकर्षण का बल सबसे अधिक होगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था जब हम गैस स्टेट पढ़ रहे थे। क्यों? पार्टिकल बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, सिंपल सा रीजन इसका ये बनता है। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का बल है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर सिंपली इसे मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकता हूँ। इसे मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकता हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकता हूँ। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा अधिक होता है। किससे? अगर ये सॉलिड है तो ये अधिक होगा लिक्विड से, जिसमें पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, लिक्विड जिसमें पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है जी। और गैस जिसमें तो पार्टिकल आप सभी जानते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। ये सिंपल से कंसेप्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, समझते हैं। तो ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया और ये गैस हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का सबसे अधिक होता है, आकर्षण का बल, ठीक है, बहुत अधिक होता है। क्लियर? सेकंड, आप जानते हैं इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनकी कंप्रेसिबिलिटी है ना, संपीड़नशीलता बहुत कम होती है। तो नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, या मैं बोलूं बहुत ही कम कंप्रेसिबल, ये हमें देखने को मिलते हैं। तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम ये कंप्रेस होते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड रिजिड। रिजिड मतलब कठोर। ठोस हैं और ठोस होते कैसे हैं? ठोस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कठोर होते हैं। दे आर द रिजिड। ये सिंपल सी बात है, हमने देखा था लिक्विड और गैस के लिए वो फ्लो करती हैं, इसलिए उनको फ्लूइड या फिर तरल कहा जाता है। जो चीज प्रवाह करेगी उसको हम तरल कहते हैं। ठीक है, तो नेग्लिजिबल इनकी कंप्रेसिबिलिटी होगी। फिर इसके बाद आप सभी जानते हैं थर्ड, डेफिनेट शेप और साइज होगा। ठीक है ना, डेफिनेट शेप और साइज होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक से फंडे हैं जो हम जानते हैं, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ये मान के चलिए जीएस वाला जो कोर्स है ना, उसके लिए हमने ये बात पढ़ ली और जस्ट एक रिकैप हमने जल्दी से देख लिया। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज को सॉलिड्स की और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सॉलिड जो है आप सभी को पता है कि इनका अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, जनरली मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का डिपेंड करता है। अभी हम टाइप्स ऑफ सॉलिड में इसको पढ़ाएंगे भी कि भाई मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, ठीक है ना, आकर्षण का बल कैसा है, इन चीजों पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो मैं खैर इसी टॉपिक पे आपको लेके चलता हूँ बेसिकली कि भाई टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होते हैं, कितने प्रकार के सॉलिड होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहला जो टाइप है मैं उसमें कह सकता हूँ आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। क्या होते हैं आयनिक ठोस? वे ठोस जो कैटायन और एनायन से मिलकर बने होंगे। किससे मिलकर बने होंगे? कैटायन जिसे हम घनायन बोलते हैं, एनायन जिसे हम ऋणायन बोलते हैं। ठीक है, तो कैटायन और आयन से मिलकर बने होते हैं। आप सभी जानते हैं कैटायन जिसपे प्लस चार्ज होता है, एनायन जिसपे माइनस चार्ज होता है। तो प्लस और माइनस चार्ज से मिलकर बनने वाले सॉलिड को हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नमक का उदाहरण ले लो, NaCl। आप सभी जानते हैं जो हमारे घर का टेबल सॉल्ट है ना, नमक है, लवण है। NaCl सबसे सिंपलेस्ट हमारा सॉल्ट है। इसको देखा जाए इसमें हमारे पास सोडियम है जो कैटायन होगा और क्लोरीन है जो एनायन होगा। प्लस और माइनस आपस में जो बल लगाते हैं, ऑब्वियस बात है प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज है ना, विपरीत आवेश हैं, और विपरीत आवेश आपस में आकर्षण का बल लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये अपने आप को, मतलब ये जो सॉलिड है अपने आप को बाइंड करके रखता है ना। तो इसमें प्लस और माइनस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर काफी बुकों में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी लिखा रहता है। सारी बातें एक ही हैं, ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब विद्युत स्तरीय आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड विद्युत स्तरीय बंध, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब इलेक्ट्रो संयोजक
इसे बंध भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो ये जनरली आयनिक सॉलिड है। किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं? सिंपली आयनिक बॉन्ड। एक ही नाम है, बस अलग अलग फॉर्म में अलग अलग नेम मेंशन कर देते हैं, जिससे हमें कई बार समस्याएं होती हैं। बट कुछ ऐसी समस्याओं वाली बात नहीं है, जितनी बुक में जितने नाम है वो मैंने सारे आपके सामने लिख दिए। आयनिक सॉलिड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कह सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह के जो आप आयनिक सॉलिड देखेंगे तो हमने क्या देखा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड लगेगा। अच्छा, इसको मैं क्या कोलम्बिक बॉन्ड भी कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बनने वाला जो चार्ज होता है, चार्ज को हम कोलम्ब में निकालते हैं, जिसे हम कोलम्बिक अट्रैक्शन या कोलम्बिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। देखो किसी भी नाम से है तो नाम हमारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, है ना, कोलम्बिक फोर्स, कुछ भी नाम आ जाए तो समझना वो किसकी बात कर रहा है, कहीं ना कहीं आयनिक सॉलिड की बात कर रहा है। क्लियर है? अब दो चार्ज है, आप जानते हैं फिजिक्स में आपने पढ़ा है, दो चार्ज उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है, Q1 Q2 अपॉन में ऐसा कुछ पढ़ा है ना, 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये फिक्स होता है। Q1 क्या है, चार्ज ऑफ एन आयन, Q2 क्या है, चार्ज ऑफ एन आयन। तो यहाँ से मैं बल भी निकाल सकता हूँ, कितना बल यहाँ पे लग रहा है, कितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। टाइप इसमें दुनिया भर के देख लो, चाहे LiF देख सकते हो टाइप में, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड देख सकते हो टाइप में, ठीक है, ZnS जिंक सल्फाइड यहाँ टाइप में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एसेट्रा कुछ भी ले लो भाई, दैट मीन्स आयनिक होना चाहिए, कैटायन और एनायन उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो दुनिया भर के कैटायन और एनायन आपको जो सॉलिड बना रहे हैं उसको हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं उसके मेल्टिंग पॉइंट की, तो बेटा जी कुछ ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको याद करनी चाहिए कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बेटा जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, आकर्षण के बल पे। प्लस और माइनस चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज एक दूसरे पे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, ठीक, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम गलनांक बोलते हैं, गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद आपको कुछ बातें और ध्यान में रखनी है कि जब ये अच्छा मेल्टिंग पॉइंट अधिक है, एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठोस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह। दैट मीन्स जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो ये कुचालक की तरह बिहेव करते हैं। कुचालक मतलब दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। कुचालक है दैट मीन्स ये विद्युत धारा को प्रवाह नहीं होने देंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि आयन अभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक। और इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होती है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होती है, करंट कब प्रवाह होता है, विद्युत धारा कब प्रवाह होती है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब भी फ्लो होती है जब वहां पे फ्लो ऑफ आयन होगा, क्या होगा, फ्लो ऑफ आयन होगा या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब विद्युत धारा वहां प्रवाह होती है जहां पे आयन का फ्लो होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। बहुत सरल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं पे बह रही है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे या तो आयन बह रहे होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे। आप सभी जानते हैं अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, कैथोड है और जनरली ये एनोड है, तो आप जानते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है और जो करंट है वो ऑपोजिट, दैट मींस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। दैट मींस कहीं पे इलेक्ट्रॉन या आयन का फ्लो होता है तो वहां पे विद्युत धारा दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक। बट सॉलिड के केस में आयन आपस में बंधे हुए हैं। जैसे एग्जांपल नमक का ही ले लो, नमक अगर आप ठोस फॉर्म में उसको रखो, सॉलिड फॉर्म में जैसी फॉर्म में हुआ है वैसी रहने दीजिए, उससे करंट पास करे, करंट पास नहीं होगा, ठीक है। करंट पास कब होगा, इलेक्ट्रिसिटी कब पास होगी, जब वो मोल्टन स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा, मोल्टन, मतलब उसको गला दिया, गला दिया। तो समझो जब NaCl एक सॉलिड है, ठोस है, तो भाई इसके पार्टिकल बहुत ही क्लोज क्लोज पैक होंगे, सिंपल सी बात है। बट जैसे ही आप तापमान बढ़ाओगे तो आपको पता है भाई तापमान बढ़ाने का मतलब क्या है, भाई टेम्परेचर इंक्रीज करा, हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में भी, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तापमान बढ़ाने पे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो पार्टिकल का मोशन बढ़ेगा, दैट मींस पार्टिकल दूर 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 जाना शुरू हो जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे। जब ये दूर दूर जाएंगे तो ऑब्वियस बात है भाई इनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, इनका जो आकर्षण का बल था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अब आयन फ्री टू मूव है, ये फ्लो करना शुरू करेंगे। और आपको पता है फ्लो ऑफ आयन को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, करंट, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस करेंगे, या तो ये मॉल्टन स्टेट में हो या फिर ये सॉल्यूशन बना ले, विलयन बना ले, क्या बना ले, विलयन बना ले, या फिर ये गलन वाली फॉर्म में, अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे, अगला टाइप, नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड वे होते हैं जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर दोस व्हिच आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सिंपल सी भाषा है, परिभाषा है, ठीक। अब समझते हैं मॉलिक्यूलर जो सॉलिड है इनका क्या टाइप होता है। तो इसको भी क्लासिफाई करा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, किसमें, नॉन पोलर सॉलिड में और पोलर सॉलिड में, और तीसरा टाइप भी देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले सॉलिड, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं नॉन पोलर सॉलिड को, ठीक। नॉन पोलर कौन होते हैं, जिनमें कोई भी चार्ज ना हो, ध्रुवीय, अध्रुवीय, पोलर, नॉन पोलर, सब आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर में। यदि आप डायरेक्ट यहाँ आए ना, प्लीज मत आइए यहाँ डायरेक्ट, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज एक बार रिवाइज करिए।
जितने भी पिछले वीडियोस हैं उनको जरूर देखें, उसमें पोलर नॉन पोलर सारे कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे ज्यादा डीप में उसको नहीं समझाने वाला, ऑलरेडी मैं इन कंसेप्ट को पहले ही प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। प्लीज प्रीवियस क्लासेस को देखेगा, तब यहाँ पे आइएगा, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। यदि अदरवाइज ऑब्वियस बात है आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर चुके हैं तो मुझे पता है आप सभी को ये आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हुए चलिए, सीखते हुए चलिए, ठीक है। नॉन पोलर सॉलिड है ना, जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नॉन पोलर दैट मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे अणु जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक नियोन का एटम है, नियोन एक गैस होती है, दूसरा एक नियोन का एटम है, ठीक। नियोन एक नोबल गैस, निष्क्रिय गैस होती है, दैट मीन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ना ही इलेक्ट्रॉन देता है इन जनरल, ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है। हालांकि हाई टेम्परेचर पे जनरली काम कर सकता है, प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ाओ तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बट वो सब कभी हायर क्लास में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए जो नियोन है ये ना ही इलेक्ट्रॉन देता है ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है, दैट मीन्स इस पे कोई चार्ज नहीं होता, और जिन पे कोई चार्ज नहीं होता उसको हम नॉन पोलर अध्रुवीय कहते हैं। तो ये भी अध्रुवीय है, ये भी अध्रुवीय है। और याद कीजिए, दो अध्रुवीय मॉलिक्यूल अणु आपस में अगर एक दूसरे के क्लोज आते हैं, ठीक है, उनके बीच में यदि आकर्षण होता है, कैसे होता है तो मैं बता चुका हूँ। ये नियॉन का मॉलिक्यूल अगर गोल गोल घूमे, ये भी गोल गोल घूमे, तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, एक स्टैटिक चार्ज आ जाएगा, दैट मींस इसके ऊपर कुछ हद तक प्लस चार्ज, इसके ऊपर कुछ हद तक माइनस चार्ज, ऐसे यहाँ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से नहीं हुआ, ये बस इसके घूर्णन दैट मींस रोटेशन की वजह से हुआ है, ठीक है, रोटेशन की वजह से हुआ है। समझाया भी था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जनरली इन पे कोई चार्ज नहीं होता, बट अगर ये घूर्णन करना शुरू करें, रोटेशन करना शुरू करें, तो इन पे प्लस माइनस चार्ज कुछ हद तक डेवलप हो जाएगा। अगर प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो गया, कैसा, वीक प्लस वीक माइनस, बहुत ही दुर्बल प्लस चार्ज दैट मींस पॉजिटिव चार्ज, और दुर्बल ही नेगेटिव चार्ज इस पर डेवलप हो जाएगा, वीक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से जब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो उस आकर्षण से एक बल लगेगा जिसको हम लंदन फोर्स कहते हैं, याद कीजिए। और ये लंदन फोर्स ही टाइप होता है वैन डर वाल फोर्स का, ऑलरेडी ये सब पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है ना। तो जो यहाँ आए हैं सीधा प्लीज प्रीवियस जरूर देखें, ठीक है, वैन डर वाल फोर्स, और इससे पिछली वाली ही क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो उसको हम लंदन फोर्स या फिर वैन डर वाल फोर्स कहते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे इतनी बात तो समझ में आ गई कि नॉन पोलर जो सॉलिड है वो कौन बनाएंगे, जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। नॉन पोलर का इंटरेक्शन होगा, तो ये तो बता ही दिया। चाहे आप नोबल गैस ले लो, ठीक है, हाइड्रोजन गैस पे भी कोई चार्ज का सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। आप कुछ भी ले लो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2, यहाँ पे जनरली सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, याद है, इसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ठीक है, जैसे मीथेन हो गया, ठीक। तो ये सभी जनरली एग्जांपल है नॉन पोलर। अगर ये सॉलिड फॉर्म है तो जनरली यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, और पार्शियल अट्रैक्शन होगा भी तो वो किसकी वजह से होगा, लंदन फोर्स या फिर वैन डर वाल फोर्स की वजह से, क्लियर है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इनके अगर मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो। क्यों मेल्टिंग पॉइंट लो है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम है, हमने पढ़ा था ना, लंदन फोर्स और वैन डर वाल फोर्स ये बहुत ही वीक फोर्स होती है, तो ऑब्वियस बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल भी कम है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो, ठीक है। तो लो एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, जिसे हम गलनांक भी कह रहे हैं। लो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका गलनांक बहुत ही कम होगा, क्लियर है। इसके अलावा ये सभी कैसे होंगे, इंसुलेटर होंगे, कुचालक होंगे। भाई जब आयन ही नहीं है, ठीक है ना, प्लस माइनस चार्ज ही नहीं है, तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट, है ना। विद्युत धारा के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। तो खैर इंसुलेटर नहीं होते हैं, मतलब जनरली इंसुलेटर होते हैं, हम सॉरी, इंसुलेटर ये होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बेसिक सी बातें पढ़ ली, और क्या बताना चाहिए। खैर कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर है, बस इतनी ही प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा। और कौन बनाता है, नॉन पोलर बनाते हैं, एग्जाम्पल में दे चुका हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल उदाहरण पूछे जाते हैं तो आपको पहचान में आने चाहिए कौन है पोलर कौन है नॉन पोलर, क्लियर है। अब पोलर है तो पोलर देखो हमने पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल ये है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है। प्लस और माइनस चार्ज अगर कुछ दूरी पे बढ़ जाते हैं उनको हम पोलर या फिर ध्रुवीय कहते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पोलर क्या होते हैं, जब चार्ज कुछ दूरी पे सेपरेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उनको ही हम पोलर कहते हैं। तो मान लो एक मॉलिक्यूल है जिसपे प्लस और माइनस चार्ज है, ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल है जिसपे माइनस और प्लस चार्ज है। आपको पता है ये चार्ज अपोजिट है, अपोजिट चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षण का बल लगाएंगे, आकर्षण का बल लगाएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं, ये भी डाइपोल है, मतलब जिसपे दो पोल है, डाइपोल दो पोल वाला, ठीक है ना, डाइपोल है। और ये भी कैसा है, डाइपोल, डाइपोल मतलब जिसपे दो पोल हैं, एक प्लस पोल एक माइनस पोल, क्लियर। तो जब डाइपोल और डाइपोल मतलब दो पोल वाले और दो पोल वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक, इस इंटरेक्शन को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। दैट मींस पोलर जो ठोस होते हैं उसमें कैसा इंटरेक्शन देखने को मिलता है, तो आप कहोगे सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलता है। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, जैसे HCl है, दूसरा HCl है, हम सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो मान लो HCl वैसे तो एक गैस होती है, बट आपने टेम्परेचर इसका कम करा और उसको सॉलिड फॉर्म में लाया, ठीक है। जब ये सॉलिड फॉर्म में आया होगा
तो ऑब्वियस बात है ये Cl है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणात्मक है, तो इसमें माइनस चार्ज होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, विद्युत धनात्मक है, दैट मींस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। बॉन्ड टूटा नहीं है, इसलिए चार्ज पार्शियल है। आप सभी को पता है पार्शियल चार्ज जब आता है जब बॉन्ड टूटता नहीं है, ठीक है। और इस पे अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, चर्चा करेंगे, ऑर्गेनिक में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। क्लियर? खैर, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ऑब्वियस बात है प्लस है माइनस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आप देखेंगे क्या मिलेगा, भाई ये डाइपोल है, दो पोल है, ये भी दो पोल है, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा कैसा होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। क्लियर? दो पोल एक दूसरे को खींच रहे होंगे। क्लियर है? अब जरा इनकी बात करूं पोलर सॉलिड की, तो ऑब्वियस बात है यहाँ भी परफेक्ट आयन नहीं होते हैं, परफेक्ट आयन नहीं होते हैं, तो ये भी कैसे होते हैं, समहाउ इंसुलेटर। कैसे होते हैं? इंसुलेटर ही होते हैं, कुचालक होते हैं, विद्युत धारा को प्रवाह नहीं कराते हैं। क्लियर? सेम मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इज लो, है ना, इसका भी गलनांक क्या होगा, लो। बट अगर मैं बात करूं पोलर और नॉन पोलर सॉलिड की, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो आप कहोगे सर पोलर का ज्यादा होगा, दैट मींस नॉन पोलर का कम होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना पोलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर वालों से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर में तो जबरदस्ती चार्ज घूर्णन कराने की वजह से, रोटेशन कराने की वजह से आप वहां चार्ज डेवलप कर रहे हो। पोलर में कुछ हद तक से चार्ज है, तो घूर्णन कितनी हो सकता है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कह सकते हैं पोलर का चार्ज ज्यादा है। आपने देखा जिसका चार्ज ज्यादा होगा, आवेश अधिक होगा, उसका आकर्षण का बल दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए पोलर जो है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो कहूंगा हाँ मेल्टिंग पॉइंट भी कुछ हद तक ज्यादा होगा। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि पोलर पोलर इंटरेक्शन में, हमने याद कीजिए जो पोलर पोलर इंटरेक्शन था इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कह रहे हैं, इसका मैंने एक स्पेसिफिक नाम भी बताया था जो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, याद है? कीसम फोर्सेस। ध्यान रखना इसमें जो फोर्स यूज होती है उसको हम कीसम फोर्सेस भी कहते हैं। मेन बातें हैं ध्यान में कर लेना, आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, जो आपने लिक्विड स्टेट पढ़ा है उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था। क्लियर? नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड लास्ट टॉपिक यही था लिक्विड स्टेट में, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड वहां बनता है जहां हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाए, या फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के द्वारा हाइड्रोजन जो है अट्रैक्ट हो जाए। कैसे होगा आप सभी को पता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे माइनस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन है, इस पे प्लस होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे प्लस होगा। कैसे होगा, तो मैं आपको ऑलरेडी याद कीजिए, जो आपने पॉलिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल है ना, पॉलिंग का स्केल याद है, 4 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कौन होता है? फ्लोरीन। इसके बाद याद कीजिए क्लोरीन और ऑक्सीजन लगभग बराबर मान के चलते हैं, 3.5। मैं ये एक जनरलाइज आइडिया आपको दे रहा हूँ, तो ये 3 हो गया, 3 पे आता है जनरल नाइट्रोजन। फिर इसके बाद हमने कहा था आपको कार्बन का याद कर लीजिए 2.5, हाइड्रोजन का याद कर लीजिए 2.1, याद है? और फिर बोला था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम होती है वो सारे मेटल होते हैं, धातु होते हैं। जिसकी 2.1 से ज्यादा होती है वे सारे कैसे होते हैं, अधातु, नॉन मेटल होते हैं। और 1.7 से 2.1 के बीच वाले लगभग क्या होते हैं, सारे सेमी मेटल्स, अधातु और अर्धधातु, है ना, अर्धधातु होते हैं। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे माइनस और माइनस, हाइड्रोजन पे कैसा प्लस, यहाँ भी कैसा प्लस। अब आपको पता है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस चार्ज अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन से बॉन्ड बनता है, याद है? बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो अट्रैक्शन से बॉन्ड बन रहा है इसी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसी बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्ड ठोस कहाँ होंगे, जैसे पानी है, पानी को आपने जमा दिया, पानी सॉलिड फॉर्म में बन गया, दैट मींस आइस बन गया, बर्फ बन गया, और आपको पता है वहां पे जो बॉन्ड बन रहा होगा वो किसकी वजह से बन रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डेड कह रहे हैं। क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डेड कह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे H2O दे दिया, ऐसे ही आप एमोनिया देख सकते हो, NH3 देख सकते हो, HF ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो दीज ऑल मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब आप सभी को पता है जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तो कैसे होंगे, हार्ड। भाई बर्फ ठोस होती है, तो उस एग्जाम्पल से भी इस बात को ध्यान में कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो चार्ज से बस ये अट्रैक्ट कर रहा है, पर ऐसा कोई आयन नहीं है, इंडिविजुअल आयन नहीं है, व्यक्तिगत कोई भी आयन नहीं है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे फ्लो ऑफ आयन नहीं होगा, आयन प्रवाह नहीं होंगे, जिसकी वजह से करंट भी यहाँ प्रवाह नहीं होगा, जिसकी वजह से मैं क्या कहूंगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले भी कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ऐसे प्रश्न इन जनरल पूछ ले जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन कौन से जो सॉलिड हैं वो इंसुलेटर होंगे। ध्यान में रखना, इस तरह के प्रश्न पूछ ले जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं, जल्दी से इस बारे में समझते हैं। देखो कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड वहां बनेंगे जहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा, वहां बनेंगे जहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दुनिया भर के इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डायमंड, कार्बन है जो डायमंड वाली फॉर्म में, कार्बन हीरे वाली फॉर्म में, डायमंड वाली फॉर्म में। क्लियर है? अब आप जानते हो डायमंड, डायमंड का अरेंजमेंट आप सभी ने देखा है कि भाई ये एक कार्बन एटम है, ये दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होगा, है ना, फिर ऐसे ही एक और कार्बन एटम से जुड़ा होगा, ये आगे एक और कार्बन एटम से जुड़ा होगा। तो कार्बन की लिंकेज आप सभी ने पढ़ी है जब वो डायमंड वाली फॉर्म में होता है, नहीं पढ़ी है तो बस अब पढ़ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए जो आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है,
देखो डायमंड है, जो उसमें कार्बन, जितने भी कार्बन है ये टेट्राहेड्रल शेप में एग्जिस्ट करता है, चतुष्फलकीय शेप में एग्जिस्ट करेगा। देखो ऐसे ही ये कार्बन आगे लिंक्ड होगा इधर इधर, ठीक है ना। ये डायमंड का आपने टेट्राहेड्रल रीअरेंजमेंट बनाया है या अरेंजमेंट बनाया है, जिसे हम चतुष्फलकीय अरेंजमेंट कहते हैं। क्लियर। तो डायमंड, डायमंड में आप देख रहे हो ये कार्बन है, ये देखो ये गोला ये भी कार्बन है, ये गोला ये भी कार्बन है, तो ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है। कार्बन और कार्बन के बीच में आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा, ठीक है। और जो सहसंयोजक बंध बनने की वजह से जो सॉलिड बन रहे हैं उसी को हम कोवैलेंट बॉन्ड या फिर नेटवर्क सॉलिड, देखो पूरा नेटवर्क बन रहा है ना, कार्बन से दूसरा कार्बन का नेटवर्क, देखो नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, तो नेटवर्किंग हो रखी है, लिंकिंग हो रखी है, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड को या ऐसे सॉलिड को जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड की नेटवर्किंग हो या नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड कहेंगे, ठीक है। ऐसे मिलने वाले सॉलिड को हम सहसंयोजक जो है ठोस कहेंगे। आई थिंक इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। एग्जाम्पल के लिए लिख ही दिया, कार्बन हो गया डायमंड, इसके अलावा आप देख सकते हो क्वार्ज, ठीक है। क्वार्ज बेसिकली इसे सीसा भी कह सकता हूँ, ठीक है ना, SiO2। इसके अलावा आप कार्बन ग्रेफाइट ले लो, चाहे कार्बन ग्रेफाइट वाली फॉर्म में। कार्बन आप सभी को पता है 3 फॉर्म में 3 एलोट्रोप्स होते हैं इसके, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकनिस्टर फुलरीन, ठीक है। खैर, इसके अलावा कुछ मेन बातें और क्या, कि जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं, अगर डायमंड वगैरह है, ठीक है, ग्लास वगैरह है, तो ये सभी इंसुलेटर होते हैं। मात्र कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में एकमात्र ऐसा एग्जांपल है, कौन, ग्रेफाइट, जो कैसा होता है, कंडक्टर होता है। कैसा होता है, कंडक्टर। आप सभी को पता है जो ग्रेफाइट होता है उसकी पेंसिल वगैरह में जो ग्रेफाइट होता है उसमें अगर आप वायर वगैरह बाइंड करते हैं तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी वहां से फ्लो हो जाती है। तो मैं कहूँ कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड सभी कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, आप जानते भी हैं ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी। क्लियर। इसके अलावा मैं बात करूं इसके मेल्टिंग पॉइंट की भी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है, हाई होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। तो ये था कोवैलेंट। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट इज द मेटालिक सॉलिड। तो जितने भी मेटल बन रहे हैं वो सब मेटालिक सॉलिड ही बना, मतलब मेटालिक सॉलिड बॉन्डिंग की वजह से ही वो मेटल सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। होता क्या है मेटल के अंदर, बेसिकली मेटल ठोस है, ठीक, ठीक है। अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो मैं ये कहूँगा भाई थोड़ा सा माइंड वहाँ से डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि कुछ लोग बुली होते हैं, वो अगर कहीं शांत जगह है तो वहाँ भी उनकी हॉर्न बनाना की ही आदत होती है। अगर किसी को बुलाना है तो फ़ोन करके नहीं बुलाएंगे, वो जनरली क्या करेंगे, हॉर्न ही बजाएंगे नीचे से। तो जस्ट कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है, तो इट कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं हो सकती है भाई, तो प्लीज़ इग्नोर द साउंड, मैं ये कहूँगा। खैर, मेटेलिक सॉलिड है। मेटेलिक सॉलिड की बात करूँ तो बेटा जी मेटल है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा है इसको, कर्नल्स भी कहते हैं, कर्नल्स, है ना। ये वो कर्नल कर्नल नहीं है, कर्नल जिसको हम बोलते हैं, हालांकि इसके स्पेलिंग ही अलग होती है, कोलोनल होती है, COLENEL, है ना। ये कर्नल है, कर्नल का मतलब होता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समुद्र, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है। किसके अंदर, मेटल के अंदर। मेटल के अंदर भर भर के इलेक्ट्रॉन है, आप सभी को पता है। मेटल क्या किसी भी एलिमेंट के अंदर है, बट मेटल के जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो आराम से इजेक्ट भी हो सकते हैं, आप सभी को पता है, ठीक। तो अगर वो इजेक्ट होते हैं तो उसकी जगह पे क्या आएगा, मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी जगह पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स मेटल जो है, मेटेलिक सॉलिड के अंदर जो अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है वो इन्हीं की वजह से देखने को मिल रहा है कि भाई मान लो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, उसकी जगह क्या बच गया, वो खाली जगह बच गई। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, मान लो ये निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, एक खाली जगह बच गई। खाली जगह को याद है, हम बोलते हैं होल्स, आपने पढ़ा है, खाली जगह छिद्र जिनको बोल देते हैं। ये छिद्र क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज होल्स और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में आकर्षण होता है, उसी आकर्षण की वजह से आपको क्या दिखाई देते हैं, मेटालिक सॉलिड जो है जनरल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कह सकता हूँ क्या, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इन शॉर्ट होल्स भी कह रहे हैं, ठीक है। एंड क्या, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कर्नल्स के बीच में यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसी को हम मेटालिक सॉलिड कहेंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स, जब भी मेटालिक सॉलिड है तो उसमें सारे ही मेटल्स आ जाएंगे, ऑल मेटल्स, या फिर एलॉयज आ जाएंगे, एलॉयज आ जाएंगे, ठीक है। मुझे एक बार बताइएगा एलॉय को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं भूल गया हूँ फिलहाल के लिए, वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा है इस वक्त। एलॉय को एक बार कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि एलॉय को हिंदी में हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं जितने भी मेटल होते हैं, धातु होते हैं, ये सभी कंडक्टर होते हैं, विद्युत सुचालक होते हैं, ठीक है। चाहे ये सॉलिड फॉर्म में हो या चाहे ये मेल्टिंग फॉर्म में हो, है ना, मोल्टन कह लो उसे, मोल्टन, गलने वाली फॉर्म में, ठीक है, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो चाहे ये मोल्टन फॉर्म। तो ये सभी कैसे होंगे, कंडक्टर होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे कंसेप्ट को पढ़ते हैं, आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अब पढ़ते हैं स्पेस लैटिस, जिसे हम त्रिविम जालक भी कहते हैं, ठीक है। त्रिविम
त्रिविम का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो त्रि मतलब हो गया 3, विम का मतलब हो गया विमाएँ, विमाएँ मतलब डायमेंशन। स्पेस लैटिस जनरली वो होती हैं जो 3D होती हैं, कैसी होती हैं 3D मतलब उसमें 3 डायमेंशन होंगी, 3 विमाएँ होंगी, एक्स, वाई, ज़ेड। 3 विमाओं में फैले हुए को जनरली हम स्पेस लैटिस कहते हैं, ठीक है? जनरली हम मान के चलते हैं स्पेस 3D होता है, बट हाँ, जनरली अब मॉडर्न रिसर्च जो आ रही है, तो भैया उसमें कॉस्मोलॉजी वगैरह पढ़ाई जाती है, तो उसमें ये बोला जाता है कि स्पेस की कोई 3D नहीं है, स्पेस की इनफाइनाइट डायमेंशन हो सकती हैं। बट हाँ, इन जनरल अपने अकॉर्डिंग हम क्या मान लेते हैं, स्पेस जो है वो 3D है। कैसा है? 3D है। दैट मीन्स उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होंगे। क्लियर? अब देखो है क्या? सॉलिड कैसे होगा? भाई पहली बात आपने पढ़ा ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं या फिर एटम्स हैं या फिर आयन है ना? कण हैं, परमाणु हैं या फिर उसके आयन हैं। ये सभी टाइटली पैक्ड है। इतनी बात तो हम सभी जानते हैं, इसमें कुछ एज़ सच नया नहीं बता रहा मैं, ठीक है? ये तो हम बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर से जानते हैं। अब कहानी मेन क्या है कि ये जो पार्टिकल है ना, ये लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर होंगे। जैसे एक लेयर ये हो गई, ऐसे इसके ऊपर दूसरी लेयर होगी, ऐसी ही तीसरी लेयर होगी, है ना? जैसे ये दूसरी लेयर होगी इसके ऊपर, ऐसे ही तीसरी लेयर इस पे देखने को मिलेगी। तो आपको पता है लेयर बाय लेयर सॉलिड आपस में अटैच्ड होगा, पार्टिकल आपस में अटैच्ड होंगे और इन्हीं की लेयर बाय लेयर ऐसे चलती रहेगी। इतनी बात आप सभी को पता है। क्लियर? अब ये लेयर बाय लेयर आपस में जुड़ी हुई हैं, तो मैं एक देखो पूरा ना ऐसे सॉलिड का जो है पार्टिकल को आपस में जोड़ता हूँ। तो होता क्या है जब हम सॉलिड के पार्टिकल को आपस में जोड़ते हैं, तो उनका ना एक स्पेशल अरेंजमेंट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, आपने सभी ने पढ़ा है कि अरेंजमेंट अलग-अलग तरह के होते हैं, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट अरेंजमेंट जो होता है, वो क्यूबिक अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है? क्यूबिक अरेंजमेंट। ये देखो, ये पार्टिकल है, अब इमेजिन करना है कि ये सभी पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं। ये सभी जुड़े हुए पार्टिकल आपस में क्या बनाते हैं? एक क्यूब बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्यूब, घन जिसे कहते हैं। ठीक है? घन जिसे कहते हैं। तो एक क्यूब बना लेते हैं, ये सभी पार्टिकल आपस में जुड़े हैं। देखो एक लेयर है, दूसरी लेयर है। अब ये जो पहली लेयर के देखो 4 पार्टिकल, ऐसी दूसरी लेयर के ये 4 पार्टिकल, ये सब लेयर बाय लेयर जुड़े हैं। तो देखो इनको अगर आपस में जोड़ के देखोगे, तो आप साफ-साफ ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है? घन बन रहा है। ठीक है? इतनी बात आई थिंक सभी को समझ में आ रही होगी। तो ऐसे ही ये अरेंजमेंट चलता रहेगा, मतलब ये क्यूब इधर को भी रिपीट हो रहा होगा, भाई लेयर बाय लेयर तो रिपीट हो रही है, तो ये क्यूब इधर को भी रिपीट हो रहा होगा, इधर भी रिपीट हो रहा होगा। देखो हर डायमेंशन में ये क्यूब रिपीट हो रहा होगा। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो अरेंजमेंट है, ये हर डायमेंशन में, ठीक है? एक्स में भी है, वाई में भी, जेड में भी, हर डायमेंशन में ये अरेंजमेंट रिपीट हो रहा होगा। देखो ऐसे इधर को ऊपर भी हो रहा होगा, इधर भी एक क्यूब होगा, इधर भी एक क्यूब होगा, नीचे भी इधर, इधर-इधर। दैट मीन्स हर जगह पे ये आपको क्यूब दिखाई देंगे। इसी को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस, जिसको हम सिंपली बोलते हैं त्रिविम जालक। क्लियर है? अब मान लो ऐसे ही पूरा जो है इसका लैटिस बना हुआ है, ठीक? अब उस लैटिस के आप इंडिविजुअल लैटिस को देखो, तो उसी को हम कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है? इंडिविजुअल लैटिस को देखो, दैट मीन्स वो पूरा क्यूब ऐसे ही आपस में हर डायमेंशन में फैला हुआ है। बट अगर आप एक लैटिस को पकड़ लो, है ना? एक लैटिस को, एक सिंगल लैटिस को पकड़ लो, तो आप कहोगे सर सिंगल लैटिस को ही हम क्या कहते हैं? उसका यूनिट सेल, ठीक है? तो यूनिट का मतलब ही क्या हो गया? सबसे छोटी इकाई, है ना? तो सबसे छोटी जो इकाई है या इकाई कोशिका जिसे हम एकक कोशिका भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, वो क्या है? एक सिंगल आपने क्यूब को पकड़ लिया। ये क्यूब नहीं है। बच्चों बात ये है, आप थोड़ी-सी बातों को यहीं गलत पढ़ते हैं। ये क्यूब नहीं है। ये जो एटम आयन मॉलिक्यूल है ना, ठीक? ये आपस में इस तरीके से जुड़े हैं कि मिलकर एक क्यूब बना रहे हैं, ठीक? तो ये क्यूब नहीं बन रहा, ये तो बस एक इमेजिनरी लाइन है। जो ये लाइन जोड़ी है, ये सभी काल्पनिक लाइन है। कैसी हैं? काल्पनिक लाइन। ठीक है? ये रियल लाइन है ही नहीं, ये काल्पनिक लाइन है। एक्चुअली ये सॉलिड आपस में बस जुड़े हुए हैं। ये तो ख़ैर हमने 3D प्लेन को 2D प्लेन पे दिखा रहे हैं। भई हमारा जो स्क्रीन है 2D है, तो मजबूरी में ये आपस में जुड़े हुए नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ, इन जनरल ये सब आपस में अटैच्ड हैं। बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, अटैच्ड हैं। बट 2D प्लेन में 3D मॉलिक्यूल को नहीं बना सकता हूँ, तो इसलिए थोड़ा अलग-अलग करके मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है? तो ये काल्पनिक रेखाओं से जोड़ा और जब मैंने इनको काल्पनिक रेखाओं से जोड़ा, तो मुझे पता चला ये मिलकर क्या बना रहे हैं? एक क्यूब बना रहे हैं। ठीक है? क्यूब बना रहे हैं। ऐसे ही क्यूब बनाते हैं, आप देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आपको देखने को मिलती हैं, सब पे मैं चर्चाएँ करूँगा, ठीक है? जिसमें अभी ख़ैर इसके बाद ही मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगा आपको प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, है ना? और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो सिंपल वाले होते हैं, प्रिमिटिव टाइप होते हैं, उसके भी 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, याद है? क्यूबिक, फिर उसके बाद पढ़ते हैं टेट्रागोनल, ठीक है? गोनल, रोम्बोहेड्रल, है ना? ये सारी हम 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को भी पढ़ते हैं, जो कि ब्रेविस के द्वारा दिए गए थे। ख़ैर, उसमें जो सबसे छोटी इकाई है, उसी को मैं क्या कह रहा हूँ? यूनिट सेल कह रहा हूँ। यही यूनिट सेल रिपीट हो के पूरे सॉलिड का निर्माण करेगी, है ना? पूरे ठोस का निर्माण कौन करेगा? यही यूनिट सेल। इसको मैं रिपीट करता जाऊँ, करता जाऊँ, करता जाऊँ, करता जाऊँ, तो यही मिलके क्या बनाएगा? आपका पूरा एक सॉलिड बनाएगा। आई थिंक इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। ठीक है? आगे नेक्स्ट चलते हैं पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है? जो एकक कोशिका है, इसके जो है क्या-क्या पैरामीटर हैं, ठीक है? तो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होंगे कुछ एंगल और कुछ होंगी इसकी भुजाएँ, एजेस समझते हैं। इंटरफेसियल एंगल क्या चीज़ है? तो जैसे हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है? ये एक क्यूब बनाया है,
ये एक हमारा क्यूब बन गया, ठीक है। अब इसमें जरा समझते हैं, अगर मान लो इस बीमा को आगे जोड़ूं तो ये एक्स बीमा हो गई, डेट मींस एक्स एक्सिस हो गई, ऐसी ये वाली वाई एक्सिस हो गई, और आप जानते हैं ये वाली कौन सी हो गई, जेड एक्सिस हो गई। तीन अलग अलग बीमाएं हो गई। तो आपको पता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में यहाँ पे कुछ कोण बन रहा होगा, ठीक है, एक कोण बन रहा होगा, इस कोण का नाम मैं अल्फा दे देता हूँ। ऐसे ही वाई और जेड एक्सिस के बीच में एक कोण बन रहा होगा, इसका नाम मैं बीटा दे देता हूँ। ऐसे ही जेड और एक्स के बीच में कोण बन रहा होगा, इसको मैं गामा कह देता हूँ। तो हमारे जो इंटरफेसियल एंगल है, अंतरफलीय कोण है, वे क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा हमारे क्या है, इंटरफेसियल एंगल है। तो पैरामीटर क्या है, पैरामीटर का मतलब यूनिट सेल को आप किस किस में माप सकते हैं। एक तो माप सकते हैं एंगल में, कोण में, कि उसके कोण क्या क्या है, दूसरा उसकी भुजाएं क्या क्या है, ठीक है। तो हमने देखा भुजाएं बेसिकली एक्स वाई जेड है, बट इन एक्स वाई जेड का नाम भी देख लो क्या हो सकता है। इस एक्स वाली को अगर मैं ए बोल दूं, वाई वाली को मैं बी बोल दूं, जेड वाली को मैं सी बोल दूं, ठीक है ना, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, उससे कोई समस्या नहीं, आप एबीसी किसी को भी मान लीजिए, ठीक है। तो मुझे समझ में आया जो डायमेंशन है, एजिस है, वो क्या है, एबीसी। एबीसी क्या है, एक मिनट दीजिएगा, एबीसी क्या है, एबीसी डायमेंशन है, दैट मींस भुजाएं हैं। क्लियर। तो एक बार फिर से यहाँ पे जल्दी से देख लें कि आपने मान लो एक सॉलिड का अरेंजमेंट बनाया, वो मिलकर एक क्यूब बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं, वो क्यूब की तीन बीमाएं हैं, ठीक है, वो क्यूब की तीन बीमाएं हैं, ठीक, ये एक्स बीमा हो गई, ये वाई बीमा हो गई, और ये उसकी जेड वाली बीमा हो गई, ठीक है। तो एक्स वाई जेड इसके पास तीन बीमाएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये वाली जो बीमा है एक्स वाली, लेट अस से मैं कह रहा हूँ ये वाली डायमेंशन कितनी है, ए है, ये वाली डायमेंशन कितनी है, बी है, और ये वाली डायमेंशन कितनी है, सी है। सेम यहाँ पे देखो एक्स और वाई के बीच का जो एंगल है, मैं मान लो इसे अल्फा मान रहा हूँ, यहाँ पे इस वाले एंगल को बीटा मान रहा हूँ, और इस वाले एंगल को मैं गामा मान रहा हूँ। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ ए बी सी यहाँ पे इसकी एजिस है, डायमेंशन है, और जबकि अल्फा बीटा गामा इसके क्या है, इंटरफेसियल एंगल है। तो या तो हम एजिस में नाप सकते हैं, या फिर इंटरफेसियल एंगल में हम किसी भी जो आपका यूनिट सेल है उसको माप सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, जिसे हम कहते हैं अंतफलीय कोणों का स्थिरता का नियम, क्या कहता है, देखो बहुत सरल सी बात है। मान लो आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, मान लो आपके पास एक क्यूब है, अच्छा सा एक क्यूब बना लीजिए, ठीक है, मैं चलिए क्यूब बनाता हूँ, ठीक। और आप सभी को पता है जो क्यूब होता है ना, घन होता है, इसमें जितने भी एजेस होंगी, भुजाएं होंगी, दैट मींस ए बी सी, ये तीन भुजाएं, आप सभी को पता है क्यूब घन के लिए ए बी सी तीनों साइड बराबर होती है, पहली बात, ठीक है। हालांकि ए बी सी तीन अलग अलग साइड है, बट हम जानते हैं क्यूब के अंदर ए बी सी साइड बराबर होती है। इसके अलावा जो उसके एंगल है, मान लो ये वाला अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, जो इंटरफेसियल एंगल है अल्फा बीटा गामा, ये भी बराबर होते हैं, और कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये बहुत सरल सी बात है जो हम जानते हैं, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं यहाँ पे इंटरफेसियल एंगल भी होंगे, और हमारे पास इंटरफेसियल एजेस भी होंगे, ठीक है, एजेस भी होंगे, सिंपली मैं कह सकता हूँ। तो एजेस ए बी सी ही होंगी, तीनों ही बराबर होंगी, और जो इंटरफेसियल एंगल है वो हमेशा 90 के ही बराबर होंगे, ठीक। अब मान लो इसके ऊपर अगर मैं एक और यूनिट सेल रखूं, सिंपल सी बात है, जो यूनिट सेल इसके ऊपर होगा उसके लिए भी सेम कहानी होगी, दैट मींस सिंपल सी बात क्या, कि भाई जो ऊपर वाला क्यूब होगा उसकी भी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और मान लो तीनों भुजाएं अगर 100 पिकोमीटर की हैं, तो भैया ऊपर वाले की भी 100 पिकोमीटर की होंगी। अगर सेम एंगल 90 डिग्री है, तो तीनों भुजाओं का तीनों भुजाओं जो हैं अगर वो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो ऊपर भी सेम जो यूनिट सेल होगा वो भी 90 डिग्री का बना रहा होगा। अगर इस साइड है तो भी 90 का बनाएगा, इस साइड है तो भी 90 का, इस साइड है तो भी 90 का। मतलब क्या है कि जो आपका बेसिक यूनिट सेल है उसी की जो इंटरफेसियल एंगल है, इंटरफेसियल एजेस हैं, वही रिपीट होती रहेंगी जितने वहां पे सॉलिड आपको दिखाई देंगे। दैट मींस सिंपल सी बात है कि एक तरह के सॉलिड में एक ही तरह का यूनिट सेल होगा। बेसिक सी बात आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तरह के सॉलिड में बेसिकली एक तरह का यूनिट सेल देखने को मिलता है। क्लियर है। जैसे मान लो अगर कहीं पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो रही है, तो वो पूरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ही एग्जिस्ट करेगा वो सॉलिड। अगर मान लो कोई एफसीसी बना रहा है, तो वो एफसीसी में ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे सीजियम क्लोराइड है, ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनाता है, तो जितने भी सीजियम क्लोराइड मिलेंगे उसका कोई भी आप यूनिट सेल उठा के देख लीजिए, वो बीसीसी होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा। क्लियर है। तो यही है हमारा लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। तो यही बात कर रहा है, द इंटरफेसियल एंगल फॉर ए पर्टिकुलर क्रिस्टल रिमेंस कांस्टेंट नो मैटर व्हाट इज द साइज ऑफ द यूनिट सेल। कितना बड़ा भी सीएससीएल का साइज ले लो, जिसके इंटरफेसियल एंगल है वो हमेशा कितने होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे। ये बात आपसे कहना चाह रहा है, या कोई भी किसी भी उसका है, मतलब किसी भी कोण का है, तो उसका उतना ही एंगल हमेशा देखने को मिलेगा। क्लियर है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, और देख लेते हैं कुछ और वर्गीकरण देख लेते हैं यूनिट सेल का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। होता क्या है, देखो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल बना होता है, मिलकर बना होता है। कैसे मिलकर बना होता है जरा समझिएगा।
प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलकर बना होता है जब पार्टिकल केवल कॉर्नर पे होंगे, ठीक है, मतलब एक क्यूब है, घन है, अगर पार्टिकल उसके जितने भी कण हैं वो कहाँ पे होंगे, वो पार्टिकल कहाँ पे होंगे, वो पार्टिकल हमेशा कॉर्नर पे होंगे, कहाँ होंगे, कॉर्नर पे होंगे, उसको हम सिंपल या फिर प्रिमिटिव या फिर हिंदी वालों के लिए आद्य एकक कोष्टिकाएं कहते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है सबसे पहला ऐसा ही मिला होगा, प्रिमिटिव का मतलब सबसे पहले मिलने वाला है ना, प्राथमिक तौर पे कौन मिला होगा, तो यही मिला होगा, ये चीज आपको ध्यान में, ठीक है। तो ये हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, दैट मींस इसके जितने भी पार्टिकल होंगे वो क्यूब के कोनों पे मौजूद होंगे, कहाँ पे होंगे, क्यूब के कोनों पे मौजूद होंगे, सिंपल सी बात है। तो आप सभी को पता है क्यूब एक घन के 8 ही कोने होते हैं, ठीक है, इसलिए 8 कोने पे पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उससे मैं कह रहा हूँ सबसे सिंपल वाला है, कौन है, सबसे सिंपल वाला है या प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पार्टिकल्स, जो कण है, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, ठीक है, अरेंज्ड इन कॉर्नर्स ओनली, कहाँ पे अरेंज होंगे, कॉर्नर पे ओनली, ठीक है। कितने कॉर्नर हैं, टोटल यहाँ पे 8 कोने हैं, क्लियर। अब जरा मेन बात और समझिएगा, देखो ये जो पार्टिकल है, जिसको मैं पार्टिकल कण कह रहा हूँ, या फिर इसको मैं एटम भी कह सकता हूँ, परमाणु, या फिर इसको आयन भी कह सकता हूँ, या फिर इसको मॉलिक्यूल, अणु भी कह सकता हूँ, ठीक है। ये पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल सभी कैसे होते हैं, परफेक्ट स्पेयर होते हैं, स्पेयर मतलब गोला, 3D लाइक अ बॉल, ठीक है। अब आप सभी को पता है यदि एक बॉल को मैं बीच में से काट दूं तो ये बन जाता है हेमिस्फेयर, अर्धगोला, ठीक है। दैट मींस इसका ऊपर वाला पोर्शन भी आधा हो जाएगा, भाई पूरी बॉल एक है तो ऊपर वाला पोर्शन आधा, नीचे वाला पोर्शन आधा, आधा आधा मिला के एक हो जाएगा, क्लियर है। अब इस हेमिस्फेयर का भी जरा ध्यान समझना, इस हेमिस्फेयर का भी मैं आधा पार्ट कर दूं तो मैं कहूंगा ये 1/4 होगा, क्लियर है। अब इस 1/4 का भी आधा कर दूं, मतलब जो हेमिस्फेयर का आधा पार्ट था इसका भी मैं आधा कर दूं, तो आप सभी को पता है 1/8 हो जाएगा, क्लियर है। तो क्यूब के एक कोने पे कितना अरेंजमेंट होता है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 1/8 अरेंजमेंट होगा, कितना होगा, 1/8, क्यों होगा, तो भैया बात समझना, एक कोने पे पूरा एक गोला फिट ही नहीं हो सकता, वो गोला ना देखो आधा, मतलब 1/8वां हिस्सा इसमें होगा, 1/8वां हिस्सा नीचे वाले में होगा, 1/8वां हिस्सा बगल वाले में होगा, 1/8वां हिस्सा इस वाले बगल वाले में होगा, समझ रहे हैं। तो एक कोने पे केवल 1/8वां ही हिस्सा शेयर हो रहा होगा, क्लियर है। तो मैं कहूँ एट ए कॉर्नर, एक कॉर्नर पर, ठीक है, ओनली 1/8, 1/8वां हिस्सा ऑफ अ पार्टिकल, बाकी आगे समझ जाना, पार्टिकल लिखा है, कण लिखा है, तो उसमें एटम, आयन, मॉलिक्यूल सब होगा, ऑफ ए पार्टिकल इज शेयर्ड, ठीक है। तो एक कॉर्नर पे कितना जो उसका पार्ट है कितना शेयर होता है, तो केवल 1/8वां हिस्सा शेयर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पार्टिकल की, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, तो काफी बुकों में इस नंबर ऑफ पार्टिकल को जेड से रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर मैं बोलूं टोटल कितना पार्टिकल होगा, अगर सारे 1/8 1/8 1/8 पार्टिकल को मिला दिया जाए, तो भाई बताओ इस यूनिट सेल के अंदर, जो कि सिंपल यूनिट सेल है या प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो सर आप कहोगे 8 हैं कोने, और एक कोने पे 1/8वां हिस्सा शेयर हो रहा है, तो भाई कितना आ गया, एक पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 1 होंगे, बहुत सरल सी बात है, फिर से सुन लीजिए, भाई एक कोने पे 1/8वां हिस्सा है, 8 कोने जोड़ने, तो आप चाहे 1/8 1/8 1/8 1/8 कितना हो गया, 1/8 1/8 को 4 बार जोड़ोगे तो आ जाएगा 1/2, और फिर देखो यहाँ भी 1/8 1/8 1/8 1/2 1/2 1/2 कितना जाएगा, केवल 1 आ जाएगा, क्लियर है, कैसे भी कर लो बात ही, ठीक, आगे बढ़ो। अब है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, देखो नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि पार्टिकल कोने पे अरेंज है, पार्टिकल कोने पे तो है ही, भाई प्रिमिटिव का मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट जो बनेगा वो प्रिमिटिव ही बनेगा, दैट मींस पार्टिकल कोने पे है, बट कोने के अलावा यदि वो पार्टिकल कहीं और मौजूद हो जाए, देखो पार्टिकल कोने पे तो है ही, ये कोना ये कोना ये कोना, यहाँ भी, अरे भाई ज्यादा ऊपर बना दिया, ये कोना है ये कोना है ये कोना है, ठीक है ना, ये कोनों पे पार्टिकल है, बट कोनों के अलावा अगर वो पार्टिकल कहीं और भी नजर आ जाए, ठीक है, कोने के अलावा पार्टिकल कहीं और भी नजर आ जाए, मान लो बॉडी के सेंटर पे आ गया, ठीक, तो बन जाएगा क्या, नॉन प्रिमिटिव, क्लियर। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पार्टिकल जो प्रेजेंट होगा, एक मिनट दीजिएगा भाई, हाँ, पार्टिकल जो प्रेजेंट होगा वो कॉर्नर पे होगा, प्लस एट एनी पार्ट ऑफ द क्यूब, मतलब पार्टिकल कॉर्नर पे तो होगा ही, क्योंकि प्रिमिटिव में कॉर्नर पे होगा ही, बट कॉर्नर के अलावा किसी भी पार्ट में हो जाए क्यूब के, उससे हम क्या कहेंगे, नॉन प्रिमिटिव कहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बॉडी सेंटर्ड दे ही दिया है, मैं एक बार जल्दी से यहाँ बना भी देता हूँ बॉडी सेंटर्ड वाला, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे कोर्सेज में हैं तो मैं उनको बता चुका हूँ, ऑलरेडी अपडेट उनको मिलता रहता होगा ऐप से, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐप से अपडेट आपको मिलता होगा, अगर किसी को नहीं मिलता है तो प्लीज मुझे एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। तो ऐप से अपडेट मिलता रहता होगा कि भाई नई जो आपके जितने भी पुराने जो लेक्चर्स हैं उसके जो क्लास नोट्स हैं वो क्लास नोट्स वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं,
तो क्लास नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब अगर फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहे हैं, सेकंड टाइम रिवीजन में आप क्लास नोट को रिवाइज कर सकते हैं। और अगर क्लास नोट नहीं समझ में आते हैं तो वापस से वीडियो देखेगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो भाई मैं आपके साथ हूँ, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता 1 मिनट दीजिएगा भाई, ठीक है ना? तो आप जो है मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। उससे एक सरल रेखा नहीं बन रही भाई। खैर इस पे टच पैड पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए सरल रेखाएं बनाना, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, आदत में आ जाएंगे। खैर बॉडी सेंटर्ड है तो ये हो गया कॉर्नर पे, तो कोने हैं इस पे। पहले तो ये प्रिमिटिव होगा भाई, है ना? उसके बाद अगर प्रिमिटिव के बाद दैट मीन्स कॉर्नर के बाद अगर पार्टिकल कहीं भी मिल जाए, कहीं का मतलब बॉडी के सेंटर पे। देखो हिंदी में थोड़ा सा मुझे लगता है हिंदी माध्यम वाले बच्चों को भी समस्या रहती होगी, जो खैर देखो रिवीजन में उसके लिए क्या हिंदी क्या इंग्लिश सब बराबर ही है, ठीक है, उसको हिंदी में ही समझ में आता होगा। बट हाँ इंग्लिश में भी याद करना बहुत सरल है, क्योंकि बॉडी सेंटर नाम से पता चल रहा है, मतलब पार्टिकल कोने पे तो होंगे ही, साथ में बॉडी के सेंटर पे होंगे, जैसे हम हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्रीय, ये इसके बाद बिंदा है ना, अंतः केंद्रीय एकक कोशिकाएं इसे कहते हैं। तो पार्टिकल कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर पे होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूँ, कॉर्नर, कॉर्नर पे तो होगा ही, प्लस लिखा था ना एनी पार्ट, एनी पार्ट का मतलब यहाँ कहाँ होगा, बॉडी के सेंटर पे होगा, बॉडी के सेंटर पे यहाँ पार्टिकल मौजूद होगा, ठीक है। अच्छा अब मैं बोलूँ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आई थिंक आप मुझे बता देंगे बड़े ही आसानी से कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ पार्टिकल जिसको हम जेड कह रहे हैं वो क्या क्या होगा, सर आप कहोगे कॉर्नर पे कितने पार्टिकल हैं, ठीक है, कॉर्नर पे टोटल पार्टिकल अरेंजमेंट प्लस बॉडी के सेंटर पे, ठीक, इसे शॉर्ट में हम बीसीसी भी लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी। अच्छा कॉर्नर पे क्या अरेंजमेंट होता है, तो आप कहोगे सर 8 कोने हैं और एक कोने पे जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो 1/8 होता है, प्लस भाई जब बॉडी के सेंटर पे है तो बॉडी के सेंटर पे तो पूरा का पूरा एक पार्टिकल होगा, वो तो कहीं शेयर नहीं हो रहा होगा भाई, क्यूब है, एक कमरा ही है, कमरे के सेंटर पे जो पार्टिकल होगा, भाई आपका कमरा है, कमरे के सेंटर पे एक पार्टिकल रख दूं, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है उस कमरे के अंदर ही तो होने वाली है, तो बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल हमेशा एक गिना जाएगा, तो बॉडी सेंटर पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बेटा 8 से 8 काट दीजिए, 1 आया, और 1 और 1 कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है, ये बहुत सरल सी बात है जो आप जानते भी हैं और समझते भी हैं। आगे बढ़े, फेस सेंटर क्यूबिक, देखो भाई सिंपल सी बात है, फेस सेंटर क्यूबिक को समझने की कोशिश कीजिए, एफसीसी से शॉर्ट में कह देते हैं, या फिर फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका भी इसे कह देते हैं, ठीक है, हिंदी माध्यम वाले भी इसको समझते हुए चलिएगा। चलो मैं क्यूब बनाता हूँ, हालांकि क्यूबॉइड बन गया है, घन बना रहा था पर ये घनाव बन गया, ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे मेरी बातों को। देखो ये है एक क्यूब, अब देखो पहले तो ये प्रिमिटिव होगा, प्रिमिटिव का मतलब पार्टिकल आठों कॉर्नर पे होंगे, बट भाई हम पढ़ रहे हैं नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव का मतलब कॉर्नर प्लस कहीं और भी होगा, तो कॉर्नर प्लस कहाँ होगा, कॉर्नर प्लस आप कहेंगे सर फेस के सेंटर पे होगा, फेस के सेंटर पे होगा। अब जरा समझना, फेस मतलब हिंदी वालों के लिए फलक, अब फलक ये होता है, फेस ये होता है भाई, क्यू कमरा है, कमरे के 6 फेस हैं, कौन कौन से हैं, सामने वाला फेस, कमरे में बैठे हो देखो सामने की ओर एक फेस दिखाई दे रहा होगा, फलक दिखाई दे रही होगी, पीछे की फेस, एक लेफ्ट में फेस, एक राइट में फेस, एक टॉप में फेस, एक बॉटम में फेस, टॉप की छत हो गई, बॉटम की फर्श हो गई, अब सभी जानते हैं। अब जब कोई पार्टिकल फेस पर रखा होता है, समझना भाई आधा वो इस वाले क्यूब के अंदर होगा और आधा वो इधर वाले क्यूब के अंदर होगा। भाई मैंने आपको बताया अगर यूनिट सेल है तो उसके इधर भी तो क्यूब होगा, समझिए, एक क्यूब इधर भी तो होगा, तो वो जो पार्टिकल है वो आधा इसके अंदर होगा, फेस पे ना, फलक पे, भाई दीवार पे अगर आपने कोई सॉलिड रखा है तो पूरा का पूरा आपके कमरे में नहीं होगा, वो आधा आपके कमरे में होगा और आधा आपके बगल वाले कमरे में होगा। तो सेम चीज मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, आधा ये रहा जो कि इस कमरे में है, उसको मैं डार्क वाले से बना रहा हूँ, और जो दूसरे कमरे में उसको मैं लाइट से ही छोड़ दे रहा हूँ। अब आपके आई थिंक ये बात समझ में आ गई, क्लियर। ऐसे ही देखो ऊपर की तरफ भी सेम, आधा होगा यहाँ, आधा होगा ऊपर, ठीक है, जो आधा इधर है मैं इसे डार्क से बना देता हूँ, ठीक है, ये देखो डार्क से बना दिया, ये देखो डार्क 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 से बना दिया, क्लियर है बात। ऐसी अब बाकी वालों को आप बना के देखेगा, ये डार्क से बना देना इधर वाला, ठीक है, और इधर वाला लाइट से। सिमिलरली नीचे वाले फेस में जो नीचे होगा उसे लाइट से रहने दीजिए, जो कमरे के अंदर होगा फिर डार्क से कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही फ्रंट वाला फेस देखो आगे की तरफ, इसके बिल्कुल सेंटर पे, अच्छा फेस के सेंटर पे कहाँ होगा, बिल्कुल फेस के सेंटर पे होगा, नाम से पता चलता है ना। तो देखो आधा ही अंदर है, आधा ही बाहर है, अंदर वाला सिमिलरली अंदर की साइड वाला डार्क और बाहर की साइड वाला जो है कम डार्क, क्लियर है। तो ऐसे कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। फेस पे पार्टिकल का कितना शेयर होता है, तो एट फेसिस, फेस पर द पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स, द पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स, कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/2, ठीक है ना, कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/2 करेगा फेस पे पार्टिकल, ठीक है। तो भाई अब मैं पूछूं नंबर ऑफ पार्टिकल बता दो, नंबर ऑफ पार्टिकल बता दो, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ पार्टिकल जेड है, जो कितना है भाई 8 कोने, पहली बात 8 कोने पे तो है, तो 8 कोने, एक कोने पे कितना पार्टिकल का शेयर होता है, 1/8 होता है, प्लस कितने फेस हैं, तो आप कहोगे सर 6 फेस हैं, एक फेस पे कितना उनका शेयर होता है, 1/2 होता है,
क्लियर है? तो 8 से 8 काट दीजिए, 3 2 6, तो 3 आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा। तो टोटल कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे एफसीसी में? आप कहोगे सर यहाँ पे 4 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अब है एज सेंटर यूनिट सेल, ध्यान से सुनना, अब है एज सेंटर यूनिट सेल और एज सेंटर को आप समझते हैं। एज, एज मतलब भुजाएं। देखो मेन बात यह है कि आप जब ना सॉलिड स्टेट को पढ़ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं क्यूब को भी पढ़ना सीख रहे हैं, है ना? क्यूब की प्रॉपर्टीज बहुत सारी यहाँ पे लगेंगी, ठीक है? जैसे आप डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ते हो, ठीक है ना? डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, घनत्व जो निकालते हैं यूनिट सेल का, ठीक है? तो जब डेंसिटी निकालते हो तो वहां पे तो हम क्या करते हैं, जो है क्यूब को ही पढ़ते हैं। हम देखते हैं उसका वॉल्यूम जो है ना? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम वहां पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना रखते हैं? एक क्यूब रखते हैं, उससे हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर है? खैर, एज ऑफ द यूनिट सेल, भुजाएं। अब देखो क्यूब की कितनी भुजाएं होती है, पहली बात तो ये समझ लो, एक क्यूब की 12 भुजाएं होती हैं। एक क्यूब की 12 भुजाएं होती हैं। कैसे होती है जरा समझो। एक ये भुजाएं ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, 4 भुजाएं ऊपर हो गई। ठीक, इसके बाद पांचवी ये हो गई, देखो छठी ये हो गई, सातवीं ये हो गई, आठवीं ये हो गई, 8 भुजाएं। इसके बाद 9वीं, 10, 11, 12। तो एक क्यूब के पास, पहली बात इतनी बात समझ में आनी चाहिए, क्यूब के पास 12 भुजाएं होती हैं। पहला क्वेश्चन कंसेप्ट हमें यहाँ क्लियर होना चाहिए, क्यूब के पास 12 भुजाएं होती हैं। बहुत सी बात, क्यूब के पास कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं, फलक होते हैं? तो उसके पास 6 फलक होते हैं। बहुत सरल सी बातें आपको पता होनी चाहिए। 8 जो है क्यूब के यहाँ पे एज हो जाएंगे। अब जरा समझना, तो पार्टिकल पहली बात कॉर्नर पे तो हो गई, क्योंकि हम नॉन प्रिमिटिव पढ़ रहे हैं, तो भाई कॉर्नर तो हो गई। इसके बाद पार्टिकल कॉर्नर के अलावा कहाँ प्रेजेंट होगा? एजिस पे, भुजाओं पे। अब क्यूब की कितनी भुजाएं हैं? तो मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी 8 भुजाएं। एक भुजा, ये दूसरी भुजा हो गई, तीसरी भुजा हो गई, चौथी भुजा हो गई, ये पांचवी, छठी, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आ रहा। अब जो मेन बात है समझने वाली, वो समझना। जब पार्टिकल एज पे होता है, भुजाओं पे होता है, समझना ये एक भुजा है, इसमें ये क्यूब है, देखना समझो, ये क्यूब है, ठीक है? ये क्यूब की एक भुजा है। ये देखो क्यूब की मान लो ये वाली भुजा ले ली मैंने, उसको बस थोड़ा सा जूम करके यहाँ दिखा दी। अब जब ये क्यूब की जो पार्टिकल यहाँ क्यूब की भुजाओं पे होगा, ये कैसे शेयर हो रहा होगा? देखो कुछ इसमें, कुछ ये जो है ऊपर वाले में हो रहा होगा, कुछ इधर बगल वाले में हो रहा होगा, और कुछ जो ये नीचे जुड़ रहा है इसमें। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। क्लियर है बात? तो दैट मीन्स अगर एक पार्टिकल है तो उसका कितना हिस्सा एक कोने पे आ रहा होगा, एक एज पे आ रहा होगा, तो कहोगे सर 1/4 आ रहा होगा। दैट मीन्स एट एज, मैं लिख देता हूँ, एट एजेस ओनली 1/4 पार्टिकल इज शेयर्ड। इज शेयर्ड कैसे 1/4 है? समझ लो भाई, ये एक भुजा है, ये एक क्यूब इधर बन रहा है, समझो ये, ठीक है? ये सामने वाला क्यूब हो गया, एक क्यूब इधर बन रहा है, एक क्यूब ऊपर वाला और एक क्यूब नीचे वाला। टोटल कितनी शेयर कर रहा है? ये 4 से शेयर कर रहा है। देख लो फिर से, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक टॉप पे, एक बॉटम पे, 4 जगह ये अपने पार्टिकल को शेयर कर रहा है। तो एक क्यूब के अंदर कितना हिस्सा आएगा? 1/4 आएगा। क्लियर है? अब फिर वही पार्टिकल कहाँ का प्रेजेंट है? कॉर्नर, ठीक है? कॉर्नर प्लस ऑल एजेस, कॉर्नर प्लस ऑल एजेस, सभी भुजाओं पे, कोने पे है और सभी भुजाओं पे। क्लियर? इसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? नंबर ऑफ पार्टिकल जिसको हम किससे दर्शा रहे हैं? जेड से। क्या होगा भाई? हम कहेंगे पार्टिकल कॉर्नर पे, कॉर्नर पे बोलो 8 पार्टिकल, कितना अरेंजमेंट है एक पार्टिकल का? 1/8 अरेंजमेंट है, या मैं बोलूं 1/8 शेयर है। ऐसी एजेस, एजेस कितनी है? 12 है, ठीक है? इसके बाद एक एज पे कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/4 है, तो काट लीजिए, 8 1 8, 4 3 12, मतलब 4 आ गया, 3 और 1 4। ठीक है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल एस सेंटर में कितने हैं? 4 हैं। बहुत सरल सी बात है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट एक और टाइप, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल जो है कॉर्नर पे मौजूद है। कहाँ मौजूद है? कॉर्नर पे। और कॉर्नर के अलावा किसी भी दो अपोजिट फेजेस पे, सभी फेजेस पे नहीं, किसी भी दो अपोजिट फेज पे, चाहे वो टॉप बॉटम पे हो, चाहे वो लेफ्ट राइट पे हो, चाहे वो फ्रंट बैक पे हो, ठीक है? अपोजिट होनी चाहिए, विपरीत उनके फलक होने चाहिए, ठीक है? तो एंड सेंटर का मतलब क्या बन गया? पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पे तो है ही, बट किसी भी अपोजिट फेस पे। मान लो अगर टॉप पे है तो उसके साथ बॉटम पे होगा। क्लियर हो गई बात? अगर मैं बोलूं लेफ्ट पे है तो उसके साथ राइट पे होगा, अगर मैं बोलूं फ्रंट बैक पे है तो उसके साथ फ्रंट पे। क्लियर है? होगा अपोजिट फेस पे, एक साथ ऐसा नहीं है सारे सारे फेस पे, फिर तो फेस सेंटर हो ही गया। बट मैं कह रहा हूँ किसी भी दो अपोजिट फेस पे एट ए टाइम, किसी भी दो अपोजिट फेस पे, मान लो लेफ्ट और राइट वाला फेस, ऐसे आप फ्रंट और बैक वाला बनाइएगा, ऐसे टॉप और बॉटम वाला बनाएगा, 3 डायग्राम बना लीजिएगा। क्लियर? तो मैं फ्रंट और बैक वाला लेके चल रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पार्टिकल प्रेजेंट होगा कॉर्नर प्लस एनी टू अपोजिट फेस। टू मतलब यहाँ फिर आपको 2 और 2 4 ना समझ ले, सिर्फ ओनली एनी अपोजिट फेस लिख देता हूँ।
एनी अपोजिट फेज। 2 का मतलब फिर तो भाई कुछ और ही समझने लगेंगे, तो एनी अपोजिट फेजेस कर देता हूँ। कॉर्नर पे अब मैं बोल रहा हूँ वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बताएं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ पार्टिकल कॉर्नर, कॉर्नर मतलब एक 8 कोने हो गए, एक पे शेयर 1/8 है, प्लस अपोजिट फेज, तो भाई अपोजिट का मतलब 2 ही फेज होंगे, और उस एक फेज पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 होता है, तो कर लीजिए से 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2 आ गया। तो एंड सेंटर पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल है कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो खैर आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब मान के चलिए 3 क्लास में सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है परसेंटेज वगैरह बता दूंगा, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पढ़ा दूंगा, या कोशिश करूंगा सेकंड क्लास में कंप्लीट करूं, नहीं हो पाएगा थर्ड क्लास तक खिंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो मेन चीज यही है, अब वैकेंसीज आ रही है, कुछ बच्चे बस यूट्यूब पे ये सर्च कर रहे हैं कि वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, और 100 तरह के जो है वीडियो सर्च कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, अगर आपको लगता है मेरी क्लासेस आपको समझ में आ रही है, तो एक ही प्लेटफॉर्म को अपना पकड़िए, तैयारी करना शुरू कीजिए। ऑब्वियस बात है, सिलेक्शन 1000 बार पोस्ट को देखने से नहीं होगा, 1000 बार जस्टिफिकेशन से नहीं होगा। ठीक है, आप सिंपल है फॉर्म को भरिए। और कुछ बच्चों का डाउट है कि क्लास जो ये नई वाली वैकेंसी आई है, तो 7 वाले जो पद हैं, इसमें जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, हम सभी से पद भर सकते हैं। भाई सबसे पहले आप अपने फॉर्म को ओपन करके देखिए, अगर उसमें ऑब्वियस है, गिवन है कि अगर आप जो है एलिजिबल हैं, तो ऑब्वियस बात है आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो कल वाली वैकेंसीज हैं, क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, यूके या फिर यूपी बोर्ड से, मैं आपको बता ही चुका हूँ, वीडियो में इसकी पूरी डाल चुका हूँ। ठीक है, एक वीडियो और मैं लेकर आऊंगा इसके पूरे सिलेबस की, केमिस्ट्री वाला जो सिलेबस हमें गिवन है इसकी लेकर आऊंगा, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, बस मैं सिलेबस डिफाइन करूंगा कैसे पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वैकेंसीज हो गई, और बाकी यही है, अब केवल सर्च मत कीजिए, अब पढ़ाई करना शुरू कीजिए। 11 जो पोस्ट है मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसका पेपर अक्टूबर एंड तक हो जाना चाहिए, पूरा संभावित है, करेक्शन वगैरह चल रहा था वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो बस मान के चलिए सितंबर से अक्टूबर एंड तक पेपर हो जाएगा। तो बी रेडी, बी फोकस्ड, और बस एग्जाम को क्रैक कर डालिए। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, कोई भी डाउट बनेगा आपसे कमेंट में लिखिएगा, मैं उस डाउट को जरूर लेके चलूंगा।